हेलो डियर स्कॉलर्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेज रामगढ़ शेखावाटी में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11th के प्रोस पार्ट। आपकी दो बुक रहेंगी। पहली बुक का टाइटल है हॉर्नबिल और सेकंड जो आपकी बुक है उसका टाइटल है स्नैपशॉट। तो आपकी हॉर्नबिल बुक जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, हॉर्नबिल बुक जो है वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है प्रोस का पार्ट और सेकंड जो है वो है पोएट्री का सेक्शन। तो देखिए, प्रोस पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और सेकंड जो चैप्टर का टाइटल है उसका टाइटल है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। फोर्थ चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और फिफ्थ चैप्टर है द एडवेंचर, और सिक्स चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है वो रहेगा सिल्क रोड। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पोएट्री सेक्शन पे जिसका टाइटल है फोटोग्राफ द लेबरनम टॉप द वॉइस ऑफ द रेन चाइल्डहुड और फादर टू सन। और जैसा कि आप सबको पता है कि 11th क्लास में जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें आपको 70% कोर्स पूछा गया था। तो 70% के अंदर जैसे 6 का अगर अपन माने तो ये पांचवा और छठा चैप्टर आपसे हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं पूछा गया था। और इसी तरीके से पोएट्री सेक्शन में भी फोर्थ और फिफ्थ जो पोएम जो थी वो आपको हाफ ईयरली में नहीं पूछी गई थी। तो इनके चांसेस आप एनुअल एग्जाम में ज्यादा माने। तो इनको अपन एकदम डीपली रीड करेंगे और इनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी अपन प्रोस पार्ट, सबसे पहले अपन प्रोस पार्ट को क्लियर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इंट्रोडक्शन टू ग्रैंडमदर। तो ये जो चैप्टर रहेगा उसमें अपन एक कहानी पढ़ेंगे। इसके जो ऑथर हैं वो है खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह ने इंट्रोड्यूस करवाया है अपने को ग्रैंडमदर से। ऑथर्स ग्रैंडमदर डिस्क्राइब्ड एज ओल्ड एंड रिंकल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि ऑथर ने अपनी ग्रैंडमदर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। उनकी जो ग्रैंडमदर जो थी वो ओल्ड थी और रिंकल्ड थी। रिंकल्ड मीन उनका जो फेस जो था वो झुर्रियों वाला चेहरा था। ऑलवेज वियरिंग व्हाइट क्लॉथ्स एंड हैड ए पीसफुल फेस। वो हमेशा पहना करती थी सफेद कपड़े, और उनका जो फेस जो था वो बहुत ही पीसफुल था, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से वो रहा करती थी। बिलीव्ड टू हैव बीन द सेम एज फॉर 20 इयर्स। और ऑथर ने गांव के लोगों से ये भी सुना था कि वो मतलब उनकी जो एज जो थी ना वो पिछले 20 सालों से सेम एज नजर आ रही थी उसे। लाइफ इन द विलेज, ये जो चैप्टर है इसमें ये जो है वो दो जगहों पे रहते हैं। पहले स्टार्टिंग का जो फेज रहेगा वो विलेज में वो स्पेंड करते हैं। कौन? खुशवंत सिंह और उनकी जो ग्रैंड मदर जो थी। तो देखिए गांव में उनका जीवन कैसा था। लिव्ड विद द ऑथर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। अब वो रहा करती थी, लेखक के साथ रहा करती थी, अपने ग्रैंडसन के साथ रहा करती थी अपने ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में। वो हिम अप। अब गांव में वो उसे क्या किया करती थी? उसे जगाया करती थी, बाथ ड्यू, उसको नहलाया करती थी, एंड टुक हिम टू स्कूल, और उसे स्कूल भी ले जाने का जो काम किया करती थी वो दादी किया करती थी। स्पेंड टाइम रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और वो अपना जो टाइम पास जो किया करती थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स का मीन होली बुक्स, जो धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनको वो पढ़ा करती थी। एंड फीडिंग डॉग्स, और गांव में वह कुत्तों को खिलाया करती थी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ग्रैंडसन एंड ग्रैंडमदर। गांव में जब उनका जो कनेक्शन जो था वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। किन किन के बीच? अपने पोते के बीच और दादी के बीच। मूविंग टू द सिटी, अब फिर वो शहर में मूव कर जाते हैं। बोथ शिफ्ट टू सिटी विद द ऑथर्स पेरेंट्स। अब वो दोनों कौन? जो ग्रैंडमदर जो थी और ग्रैंडसन जो था वो दोनों शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे? शहर में, विद द ऑथर्स पेरेंट्स। ऑथर के जो मम्मी पापा जो शहर में रहा करते थे उनके यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। ग्रैंड मदर्स रोल इन हिज लाइफ रेड्यूस। अब ग्रैंड मदर का जो रोल जो था, उनकी जो भूमिका जो थी अपने बेटे के जीवन में, वो क्या हो जाती है? रेड्यूस हो जाती है। रेड्यूस मीन कम हो जाती है। डिसअप्रूव ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब भी वो शहर के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर देता है, और ये बात दादी को कतई बर्दाश्त ही नहीं हुई, तो वो डिसअप्रूव करती है, नामंजूरी करती है इंग्लिश एजुकेशन को। एंड नो रिलीजियस टीचिंग, और दादी का परसेप्शन ये भी था कि भी इंग्लिश स्कूलों के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाती थी। मिसेज द विलेज लाइफस्टाइल, और दादी याद करती है अपने गांव का जो लाइफस्टाइल जो था उसको वो याद करती है। ऑथर्स यूनिवर्सिटी लाइफ,
अब ऑथर जो है वो अपनी हाई एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी की लाइफ में चला जाता है। ऑथर गेट्स हिज ओन रूम। अब यूनिवर्सिटी के अंदर ऑथर को अपना खुद का रूम दिया जाता है। लेस इंटरेक्शन विद हर। अब उसके साथ इंटरेक्शन का मतलब जो जुड़ाव जो था वो कम हो जाता है। ग्रैंड मदर बिकम्स मोर साइलेंट। और दादी अपने आप में मन से टूट जाती है और वो शांत हो जाती है। एंड विड्रॉन। विड्रॉन का मीन होता है परे। स्पेंड टाइम स्पिनिंग द व्हील। अब दादी अपना समय कैसे बिताया करती थी, वो चरखा घुमाया करती थी। एंड फीडिंग स्पैरोज। और देखो अब वो शहर के अंदर कुत्तों को नहीं खिला के अब वो फीड करती है किनको, चिड़ियाओं को। ऑथर्स गोज अब्रोड। और ऑथर है वो अब्रोड का मीन विदेश चला जाता है। गोज अब्रोड फॉर 5 years। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए वो अब्रोड चला जाता है। सी डज नॉट शो इमोशंस। लेकिन दादी फिर भी अपने इमोशंस जाहिर नहीं करती है। वेलकम्स हिम बैक इन द सेम वे। और फिर जब वो वापिस आता है तो उसी तरीके से उसका स्वागत करती है। अनचेंज। बिल्कुल भी नहीं बदलती है। कंटिन्यूज हर प्रेफुल। अब दादी की एक जो कैरेक्टर स्केच अगर पूछा जाए तो दादी जो थी वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन बताई गई है। और वो हमेशा प्रेफुल रहा करते थे। मतलब उसके जो होठ जो थे वो हमेशा प्रेयर के लिए चला करते थे। सिंपल लाइफ। और दादी हमेशा सिंपल जीवन अपना जिया करती थी। हर फाइनल डेज। अब दादी के अंतिम दिन जब आते हैं तो दादी कैसा रिएक्ट करती है देखिए। बिकम्स क्वाइट। और वो एकदम से शांत हो जाती है। एंड प्रेज। और प्रार्थना करती है कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार प्रार्थना करती जाती है। स्टॉप टॉकिंग। अब दादी बात करना बंद कर देती है। सेंसेज हर एंड इज नियर। और दादी समझ जाती है कि उनका अंत जो है वो नजदीक आ गया है। डाइज पीसफुली वाइल चैंटिंग प्रेयर्स। और वह एकदम शांति से मर जाती है जब वाइल चैंटिंग प्रेयर्स। और जब मरती है तो भी एट द एंड ऑफ टाइम शी वाज चैंटिंग प्रेयर्स। वो प्रार्थना कर रही थी। मिस्ट्रीज विजिट बाय स्पैरोज। और एक प्रकार का अद्भुत तरीके से, मिस्टीरियस का मीन क्या होगा, अद्भुत तरीके से वहां पे विजिट करते हैं कौन, वो चिड़िया। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज गैदर साइलेंटली। अब दादी की जो डेड बॉडी जो थी वो आंगन में कोर्टयार्ड के अंदर पड़ी हुई होती है। तो हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज गैदर। तो वहां पे 100 की संख्या में जो चिड़ियाएं जो थी वो गैदर इकट्ठी होती है साइलेंटली, एकदम शांत तरीके से। अराउंड हर डेड बॉडी। उसकी जो डेड बॉडी जो थी उसके चारों तरफ। दे डू नॉट चीप। अब वो किसी भी प्रकार का चीप, चीप जो है ना, चीप का मीन एक पक्षियों की जो चहचहाट की आवाज होती है उसको चीप कहा जाता है। चीप, चीपिंग जिसको बोलते हैं, ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है इसके अंदर। दे डू नॉट ईट, दे डू नॉट चीप और ईट एनीथिंग। वो किसी भी प्रकार से चहचहाट नहीं कर रही थी और कुछ भी खा नहीं रही थी। कौन, स्पैरोज। फ्लाई अवे क्वाइटली आफ्टर द क्रीमेशन। क्रीमेशन का मीन होता है अंत्येष्टि या फिर अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। और वो दूर चले जाते हैं एकदम शांत तरीके से अंत्येष्टि के बाद। ए सिम्बलिक ट्रिब्यूट। और ये एक प्रकार का एक सिम्बलिक का मतलब प्रतीकात्मक, एक ट्रिब्यूट का मीन क्या होता है, श्रद्धांजलि थी। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे। हाउ वाज द फेस ऑफ ग्रैंड मदर एज डिस्क्राइब्ड बाय द ऑथर। ऑथर के द्वारा दादी का जो फेस जो था वो कैसा बताया गया था। स्टार्टिंग की जो आपकी जो पहली स्लाइड जो थी उसी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट। अब ग्रैंड मदर जो थी वो ऑथर को ब्रेकफास्ट में क्या दिया करती थी। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद द ऑथर। और दादी जो थी वो जब गांव में हुआ करती थी तो ग्रैंड मदर जो थी वो हमेशा क्यों जाया करती थी स्कूल विद द ऑथर। ऑथर के साथ वो हमेशा स्कूल क्यों जाया करती थी, क्योंकि उनका जो मंदिर जो था, उनका जो मंदिर जो था वो स्कूल के साथ क्या था, अटैच था, जुड़ा हुआ था, इसलिए वो दोनों साथ में जाया करते थे। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर्स व्यू अबाउट म्यूजिक। और दादी का म्यूजिक के बारे में व्यू, दृष्टिकोण कैसा था। दादी माँ को बिल्कुल भी म्यूजिक, उनको लगता था कि ये म्यूजिक इज मोनोपोली ऑफ। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार। कि म्यूजिक पे तो सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार है किनका, हलोट्स एंड बेगर्स, वेश्याओं का और भिखारियों का। और दादी माँ का ये भी परसेप्शन था कि म्यूजिक जो है वो एक प्रकार का ल्यूड एसोसिएशन है। ल्यूड एसोसिएशन का मीन कामुकता का दल है। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर एज डिस्क्राइब्ड इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसमें आपको दादी माँ के बारे में लिखना है। सेकेंड चैप्टर जिसका टाइटल आप देख पा रहे हो, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं है मरने का यदि हम क्या हैं, यदि हम एक साथ हैं तो हमें बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है, अफ्रेड टू डाई। इंट्रोडक्शन टू द वॉयज।
अब देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है वोएज। वोएज का मतलब क्या होता है? वोएज का मीन होता है समुद्र की यात्रा। स्टोरी ऑफ ए फैमिली एडवेंचर सी जर्नी। ये कहानी है एक परिवार जिसने एक जोखिम उठाया था, सी जर्नी समुद्र की यात्रा का। नेरेटेड बाय गॉर्डन कुक। और ये किसके द्वारा नेरेट किया गया है? इस कहानी को कहा गया है गॉर्डन कुक के द्वारा। हु ट्रेवल्स विद हिज वाइफ, जो यात्रा करते हैं अपनी वाइफ के साथ, टू किड्स, और उनके दो बच्चे भी हैं, जो आपको डिटेल्स जब पढ़ाया गया था तो जॉन और सुजैन नाम के उनके दो बच्चे हैं। एंड क्रू। क्रू का मीन क्या होता है? एक दल। एम, उनका एम क्या था? टारगेट क्या था? टू सेल अराउंड द वर्ल्ड लाइक कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने जो 200 साल पहले एक पूरे वर्ल्ड की जर्नी की थी समुद्र के द्वारा, उसी तरीके का उनका एम था। सेल का मतलब होता है यात्रा करना, अराउंड द वर्ल्ड, इस विश्व के चारों तरफ, लाइक कैप्टन जेम्स कुक। किसकी तरह? कैप्टन जेम्स कुक की तरह। शिप। अब देखिए इसमें एक शिप भी बताई गई थी जिसका नाम क्या था? वेव वॉकर। नाम क्या था? वेव वॉकर। प्रोफेशनली बिल्ट एंड टेस्टेड, एकदम व्यावसायिक तरीके से उसको बनाया गया था और जांचा गया था। जर्नी बिगिंस। अब उनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। दे स्टार्ट फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, जहां से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और कब करते हैं? 1976 के अंदर। ट्रेवल स्मूथली थ्रू द वेस्ट कोस्ट। अब वो एकदम अच्छे तरीके से ट्रेवल करते हैं वेस्ट कोस्ट। कोस्ट का मीन होता है तट या किनारा, पश्चिमी किनारे से, ऑफ अफ्रीका। एंड रीच केप टाउन, और फिर वो पहुंचते हैं अफ्रीका से कहा? केप टाउन के अंदर। टेक ऑन टू क्रू मेंबर्स, और वो अपने साथ दो क्रू मेंबर्स लेते हैं जो हेल्पर जिनको कहा जा सकता है। उनका नाम क्या था? लैरी एंड हब। हेड टुवर्ड्स, अब वो सीधा बढ़ते हैं किसकी तरफ? द साउथर्न इंडियन ओशियन, दक्षिण हिंद महासागर की तरफ। द स्टॉर्म हिट्स। अब देखिए यहां से उनके जर्नी जो है उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आना शुरू होती है। ऑन जनवरी 2 ए मेसिव स्टॉर्म, मेसिव का मतलब बहुत बड़ा, वेरी बिग इन साइज। मेसिव का मीन क्या होगा? वेरी बिग इन साइज। स्टॉर्म का मीन होता है तूफान। स्ट्राइक्स का मीन प्रहार करता है। जाइंट वेव्स, एक बहुत बड़ी लहर। डेमेज द बोट सेवरली, डेमेज का मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती है बोट, नाव। सेवरली का मतलब गंभीर रूप से। वाटर फ्लड्स, पानी बहता है। द शिप, अब इतना भयंकर कंडीशन होती है कि शिप के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। सेल्स आर टोर्न, और जो यात्रीगण जो थे, सेल्स जो थी उनके वो टोर्न होना शुरू हो जाती है। इंजन फेल, और यहाँ तक कि शिप का इंजन भी फेल हो जाता है। ऑथर एंड क्रू बैटल टू सेव द बोट थ्रू एग्जॉशन एंड पेन। एग्जॉशन का मीन होता है टायर्डनेस, थकान। अब वो एकदम से थक जाते हैं और दर्द में आ जाते हैं। इंजरीज एंड स्ट्रगल्स, अब उनको चोट भी लगती है और किस तरीके से वो संघर्ष का सामना करते हैं। द ऑथर इज बैडली इंजर्ड, अब गॉर्डन कुक जो थे वो एकदम बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। सू, ये उनकी सू कौन थी? उनकी वाइफ थी। हिज सॉरी, सू हिज डॉटर। सू कौन थी? उनकी डॉटर थी। इज ऑल्सो हर्ट, उसको भी चोट लगती है। बट स्टेज ब्रेव, लेकिन फिर भी वो बहादुरी दिखाती है। द फैमिली शोज करेज, अब उसका पूरा परिवार जो था वो हिम्मत दिखाता है। इन काम, और एकदम शांत रहता है अंडर प्रेशर, दबाव के अंदर भी। द क्रू एंड फैमिली वर्क टायरलेसली, अब वो दल जो था और उसका जो फैमिली जो थी वो टायरलेसली का मतलब बिना थके काम करना शुरू करते हैं। टू पंप आउट वाटर, और वो उस शिप से पानी को क्या कर रहे थे? पंप का मीन पानी को बाहर निकाल रहे थे, पंप आउट वाटर का मीन पानी बाहर निकाल रहे थे। एंड रिपेयर डैमेजेस, और जो उनकी जो बोट जो थी ना वेव वॉकर, वो जो डैमेज हो चुकी थी उसको भी रिपेयर कर रहे थे। करेज एंड यूनिटी, अब उनके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके अंदर हिम्मत थी, और यूनिटी का मतलब एकता थी। चिल्ड्रेन शो रिमार्केबल स्ट्रेंथ, बच्चे भी एक प्रकार से, रिमार्केबल का मतलब एक टिप्पणी करने वाली शक्ति दिखा रहे थे। जॉन उसका बेटा था। सेज दे आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे आर ऑल टुगेदर, अब ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये आपसे पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जो चैप्टर का टाइटल भी है, ये दिया था उसके बेटे जॉन ने। दिस गिव्स द नरेटर रिन्यूड डिटर्मिनेशन, रिन्यूड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फेमस। इस बात से नरेटर जो थे उनको एक डिटर्मिनेशन मिलता है। डिटर्मिनेशन का मतलब फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय करते हैं वो। दे सेल यूजिंग ए स्पेयर सेल एंड मैक्सिफ्ट इक्विपमेंट,
अब वो अपने इक्विपमेंट को भी मैक शिफ्ट करते हैं और मतलब अपनी यात्रा को स्पेयर करते हैं। रीचिंग सेफ्टी, अब वो एकदम आसानी से पहुंच जाते हैं। आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूड स्ट्रगल, 36 घंटे लगातार उन्होंने संघर्ष किया था। अ स्ट्रॉन्ग वीकनेस, अब फिर वो तूफान है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। दे नेविगेट टुवर्ड्स ए स्मॉल आइलैंड, और फिर वो नेविगेट का मतलब बढ़ना शुरू होते हैं किस दिशा की तरफ? स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा टापू होता है। आइलैंड क्या होता है? एक जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसके ऊपर वो पहुंच जाते हैं, जिसका नाम क्या है? इल अमेस्टरडम। आइलैंड का नाम क्या है? इल अमेस्टरडम। रिसीव हेल्प फ्रॉम इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मीन होता है निवासी, और वो वहां पे जो लोग जो थे, निवास करने वाले जो रह रहे थे लोग, उनसे वो हेल्प भी पाते हैं। ऑफ द आइलैंड ऑल फैमिली एंड क्रू मेंबर्स सर्वाइव सेफली, और सभी फैमिली और उनके साथ जो दल जो थे वो एकदम से सर्वाइव कर लेते हैं एकदम सेफली। ये अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देखिए। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर ऑन 4th and 5th January. What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टार लगा लेना इसको। What happened when a huge wave appeared vertically above the boat? When and how did the first indication of impending disaster come? Track the whole incident in your own word. ये जो क्वेश्चन है ये आपका OMG क्वेश्चन रहेगा, मतलब इसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा। ये यहाँ पे सेक दे रखा है, ये करेक्शन कर लेना, ये है सागा। सागा का मीन क्या होता है? सागा मीन लॉन्ग स्टोरी, एक लंबी कहानी जो होती है उसको सागा कहा जाता है, कंटिन्यू जो चलती है। इंट्रोडक्शन टू तुतनखामुन, एक तुत नाम के राजा थे जिनका पूरा नाम क्या था? तुतनखामुन था। तुतनखामुन वाज अ यंग इजिप्शियन फेरो। अब इजिप्शियन का मतलब मिस्र देश जो था उसके एक फेरो थे। फेरो का मतलब क्या होता है? फेरो कौन सा? एक किंग की पोस्ट है। मिस्र देश में राजा को क्या कहा जाता है? फेरो कहा जाता है। डाइड एट 19। अब ये यहाँ पे 19 लिख रखा है लेकिन इनको टीनेजर बताया गया था। 13 से 19 के बीच इनकी डेथ हुई थी। रूल्ड ड्यूरिंग, और उन्होंने शासन किया था 18th डायनेस्टी, ये 18वें वंशज थे, 1332 से लेके 1323 BCE तक। हिज डेथ रिमेन्स ए मिस्ट्री फॉर हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के लिए उनकी जो डेथ जो थी वो रह जाती है, एक प्रकार का रहस्य बन जाती है वो। फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ हिज इंटैक्ट टॉम, इंटैक्ट का मतलब गड़ी हुई उनका जो टॉम जो थी, डेड बॉडी को जहां अपन दफनाते हैं, मकबरा जिसको बोलते हैं, 1922 में एक डिस्कवरी की गई, द टॉम एंड इट्स डिस्कवरी। अब वो उसका मकबरा और मकबरा या फिर जिसको कब्र बोलते हैं, और खोज के बारे में देखते हैं अपन। डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट का मीन क्या होता है? पुरातत्ववेदी जो होते हैं, पुरानी चीजों के बारे में जो डिस्कवरी करते हैं। डिस्कवरी की गई एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या है? हॉवर्ड कार्टर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने डिस्कवरी की थी? हॉवर्ड कार्टर ने। कब की थी? 1922 के अंदर। टॉम वाज फिल्ड विद गोल्ड, अब उनकी मकबरे को जब उसको कब्र से जब निकाला गया तो उसका जो टॉम जो था वो फिल्ड, वो भरा हुआ था। क्या क्या थे उसके अंदर? गोल्ड, ज्वेलरी एंड अदर ट्रेजर। ट्रेजर का मीन खजाना, भाई सोना था, आभूषण थे, और कुछ और भी खजाने के रूप में वो मिलते हैं। कार्टर बिलीव्ड, कार्टर जो है वो भरोसा करते हैं। टूट वॉज मर्डर्ड, अब वो ये मानते हैं, बिलीव्ड का मतलब भरोसा करना या फिर मानना, यहाँ पे बिलीव्ड की जगह पे वर्ड हो सकता है कंसीडर। अब हावर्ड कार्टर है, उनका ये मानना था कि टूट का क्या किया गया था? मर्डर किया गया था, बट हैड नो साइंटिफिक प्रूफ। लेकिन इस बात को माने तो वो माने कैसे? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का साइंटिफिक प्रूफ उनको मिला नहीं था। रिमूव टूट्स बॉडी क्लमजली, क्लमजली का मतलब बेहद ही बुरे ढंग से। टू गेट टू द ट्रेजर्स, अब उसको रिमूव किया गया, गेट टू द ट्रेजर्स, खजाने को प्राप्त करने के लिए। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस बिगिन, अब आधुनिक प्रकार की जो जांच पड़ताल जो थी वो शुरू होती है। इन 2005 के अंदर साइंटिस्ट यूज्ड, अब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने यूज की सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब जो कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होती है उसको स्कैन किया गया टेक्नोलॉजी टू एग्जामिन, एग्जामिन का मीन क्या होता है? टू नो अबाउट, एग्जामिन का मीन जांचना, टू सर्च अबाउट भी अपन इसको कह सकते हैं, ये जानने के लिए। टूट्स मम्मी, मम्मी का मीन
डेड बॉडी। अब उसकी डेड बॉडी के बारे में जानने के लिए सिटी स्कैन किया गया। एम, इस सिटी स्कैन का एम क्या था? टू डिटरमाइन, ये जानने के लिए, कोज ऑफ डेथ, की आखिर उनकी डेथ का कोज मतलब कारण क्या था। एंड गेन इंसाइट इनटू हिज लाइफ, और उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर गेन किया था। हिज बॉडी वाज स्कैन्ड इनसाइड अ पोर्टेबल सिटी मशीन, अब उनकी बॉडी को डाला गया किसके अंदर? स्कैन किया गया इनसाइड, अंदर की तरफ, ए पोर्टेबल सिटी मशीन, एक बड़ी जो सिटी स्कैन की जो मशीन जो थी उसके अंदर उनकी बॉडी को डाला गया। फर्स्ट टाइम, पहली बार, हिज बॉडी वाज मूव्ड आफ्टर 80 इयर्स, 80 साल के बाद उनकी बॉडी को पहली बार बाहर निकाला गया था। फाइंडिंग फ्रॉम द सिटी स्कैन, अब देखो सिटी स्कैन का रिजल्ट क्या रहा? नो साइंस ऑफ स्कल इंजरी, किसी भी प्रकार का साइन नहीं था स्कल इंजरी, किसी भी प्रकार का उनकी जो खोपड़ी जो थी उसमें किसी भी प्रकार की चोट नहीं थी। रिफ्यूट्स अर्लियर मर्डर थ्योरी, और ये उनका फिर वो नकार देते हैं, जो पहले उनके दिमाग में मर्डर की जो थ्योरी जो चल रही थी उसको वो इग्नोर कर देते हैं। डैमेज टू द रिब्स, और उनकी जो रिब्स, रिब्स का मतलब क्या होता है? जो पसलियां जो थी, एंड चेस्ट एरिया फाउंड, अब उसकी पसलियां पाई गई और उनकी छाती के इर्द गिर्द कुछ रिजल्ट मिलते हैं। पॉसिबल कॉजेज एक्सीडेंट, और उसका जो एक पॉसिबल संभव जो कारण जो था वो था एक्सीडेंट, इलनेस और जेनेटिक डिसऑर्डर। हो सकता है कि भाई उनका एक्सीडेंट हो सकता है वो बीमार हो, या फिर जेनेटिक का मतलब जो एक वंशानुक्रम के अंदर जो डिसऑर्डर जो पाए जाते हैं वो हो सकते थे। ये पॉसिबल कॉज, ये संभावित कारण माने गए। डेथ स्टिल रिमेन पार्टली ए मिस्ट्री, अब उनकी डेथ जो थी वो अभी भी रही थी क्या? पार्टली, विशेष रूप से एक प्रकार की लोगों के लिए एक प्रकार का सीक्रेट या फिर मिस्ट्री बन के रह गया था। इनसाइट फ्रॉम साइंस, अब साइंस की मदद ली गई। सिटी स्कैन गेव ए 3D इमेज, 3 डायमेंशन की इमेज बनाई गई टूट्स की बॉडी की। प्रोवाइडेड डिटेल्स, और उन्होंने डिटेल प्रोवाइड की ऑन हिज फिजिकल कंडीशन, अब उनकी फिजिकल कंडीशन को देखा गया, एज देखी गई और उनकी हेल्थ को देखा गया। ओपन अप न्यू मेथड, अब यहाँ पे एक नया तरीका निकाला गया। इन आर्कोलॉजी यूजिंग टेक्नोलॉजी, एक पुरातत्वविद जो थे उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कुछ नए तरीके निकाले। सो द ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, और उन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ब्लेंड बताई गई जो ग्रंथियां जो होती हैं उनके बारे में। साइंस एंड मिस्ट्री, विज्ञान को भी ऐड किया ताकि ये मिस्ट्री को वो क्लियर कर पाए। इस तरीके से ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट किंग टूट, किंग टूट के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट वाज द फेरोज कर्स, फेरो का एक राजा जो है उसका एक कर्स के बारे में बताया गया था कि भाई कोई भी इसको अगर देखेगा तो ये राजा श्राप दे देंगे, इस प्रकार का कुछ था। हु रेफर टू इट एंड व्हाट कॉन्टेक्स्ट, ये किस बात की तरफ इशारा करता है और ये कौन से कॉन्टेक्स्ट के अंदर है? कॉन्टेक्स्ट का मीन कौन से बात के अंदर है? व्हाट प्रॉब्लम्स डिड कार्टर फेस व्हेन ही रीच्ड द मम्मी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट चेंजेस डिड टूट ब्रिंग आउट ड्यूरिंग हिज reign, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिलीफ आफ्टर डेथ दे हैड, किस प्रकार के मत थे आफ्टर डेथ, उसकी मौत के बाद दे हैड। नेक्स्ट चैप्टर द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, मैन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इस चैप्टर से आपका एक बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। इंट्रोडक्शन टू द ग्रीन मूवमेंट बिगेन इन 1972 टू रेज एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये शुरू होता है 1972 के अंदर। रेज करने के लिए मतलब लोगों के सामने पर्सन लाने के लिए, किस चीज से रिलेटेड? एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता को लाने के लिए 1972 में ये एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, मार्क्ड ए शिफ्ट, और इसको ये मानते हैं एक प्रकार का बदलाव इन ह्यूमन परसेप्शन, ताकि लोगों का जो एक ह्यूमन मानवीय अवधारणाएं जो होती है उनके अंदर बदलाव जो है वो किस प्रकार से लाया जा सकता है। फ्रॉम डोमिनेंस ओवर नेचर, क्योंकि हम इंसानों की टेंडेंसी क्या होती है कि हम नेचर के ऊपर अपना डोमिनेंस का मतलब प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। टू पार्टनरशिप विद इट, और हम इसके अंदर सहभागिता करना चाहते हैं। इम्फेसाइज, जोर दिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मीन होता है लगातार चलने वाला विकास। कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होता है कि अपन जो ह्यूमन की जो टेंडेंसी होती है उसमें इन्वायरमेंटल या फिर नेचर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए अपने विकास को लगातार बढ़ाना ही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, और हम किस तरीके से पर्यावरण को क्या करें? प्रोटेक्ट करें, बचाएं। अर्थ एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस चैप्टर के अंदर यह भी बताया गया है कि पृथ्वी जो है ना वो एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब
पृथ्वी को कैसा बताया, लिविंग ऑब्जेक्ट बताया। अर्थ इज सीन एज ए लिविंग एंटिटी विद इट्स ओन नीड, क्योंकि जिस प्रकार से हमें जरूरत पड़ती है हमारी खुद की जरूरतों की, उसी तरीके से पृथ्वी की भी अपनी जरूरतें हैं, इसलिए ये लिविंग ऑब्जेक्ट माना है। टर्म्ड एज, और इनको एक मर्यादा दी गई है, द एलिंग प्लेनेट, और ये पृथ्वी जो है वो एलिंग होती जा रही है, एलिंग का मतलब दूषित होती जा रही है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अति दोहन के कारण। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मीन क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन मीन दोहन करना, किसी चीज का ज्यादा यूज करना। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज्ड डैमेज टू नेचर्स बैलेंस, और इसके अंदर ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं, मानव की जो एक्टिविटी होती है वो कारण बनती है किस चीज का, डैमेज टू नेचर बैलेंस। एक पृथ्वी का जो एक संतुलन है इसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ हम इंसानों का ही है। शिफ्ट इन ह्यूमन एटीट्यूड, और एक प्रकार का बदलाव आता है एक ह्यूमन जो होता है उसके एटीट्यूड में। एटीट्यूड का मीन क्या होता है, रवैये के अंदर। अर्लियर मैन कंसिडर्ड हिमसेल्फ मास्टर ऑफ नेचर, हम इंसान जो है वो मानते हैं, मालिक मानते हैं कि ये प्रकृति के मालिक कौन है, हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ रियलाइजेशन दैट ह्यूमन आर पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम, कि हम इंसान भी हैं वो भी पार्ट है किसके, इस इकोलॉजिकल सिस्टम के, इस पारिस्थितिकी प्रणाली के। नीड फॉर हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर, एक प्रकार का हार्मोनी का मीन बैलेंस स्थापित करना होगा, किन किन के बीच, मैन एंड नेचर, हम इंसानों के बीच और प्रकृति के बीच, इज स्ट्रेस्ड, और जो दबाया जा रहा है। अलार्मिंग इन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजीज, अलार्मिंग का मीन क्या होता है, चौकन्ना कर देने वाली, या फिर वार्निंग के एवज में चौकन्ना कर देने वाली जो कुछ पर्यावरण से संबंधित जो स्टैटिस्टिक्स हैं। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, धीरे धीरे हम इंसान क्या करते जा रहे हैं, डिप्लेशन का मतलब कमी आ रही है जंगलों के अंदर। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की कमी हो रही है। एंड क्लाइमेट चेंज, और जो जलवायु है वो भी बदलती जा रही है। इंडियाज फॉरेस्ट कवर फार बिलो द रिक्वायर्ड 33%, भारत के अंदर जो जंगल है वो अभी भी कम है, कितने परसेंट, जितनी रिक्वायर है उससे 33% अभी भी लो है अपन। पॉवर्टी एंड ओवर पॉपुलेशन, गरीबी और जनसंख्या का ज्यादा बढ़ना, कंट्रीब्यूट सहयोग करते हैं टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये गरीबी और ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या है, ये मदद करती है। इन्वायरमेंटल, ये सबसे बड़ा कोज है किसका, पर्यावरण से संबंधित। डिग्रेडेशन का मतलब एक प्रकार का दोहन। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ, और अब इसके अंदर रोल कितना है सरकार का और कानून का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूट संविधान जो है भारत का वो मैंडेट करता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा के बारे में बातें बड़ी बड़ी की जाती है, ऑफ द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाने, पर्यावरण को संरक्षण करने में। और ये संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, 48A के अंदर। कोर्ट्स हैव प्लेड एन एक्टिव रोल इन इन्फोर्सिंग इन्वायरमेंटल लॉ, और कोर्ट जो है वो एक निभाता है एक सक्रिय प्रकार की भूमिका इन्फोर्सिंग, इन्फोर्सिंग का मतलब दबाव डालता है, इन्वायरमेंटल लॉज, पर्यावरण से संबंधित कानून बनाने में। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, अब ये जिम्मेदारियां जो है वो पड़ती हैं, एक प्रकार से झूठी हैं दोनों के लिए, ना तो गवर्नमेंट जैसा करना चाहिए वैसा करती है और ना ही हम सिटीजन्स करते हैं। इंटरडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमारी इंटरडिपेंडेंस, हम एक तरीके से निर्भर हैं, और हमारी जिम्मेदारियां जो है उनके बीच में देखिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सभी प्रकार जो जीवन के जो सभी प्रकार हैं आर इंटरकनेक्टेड, हमारा जीवन जो है वो हर चीज से इंटरकनेक्ट का मतलब एक से एक जुड़ा हुआ है। ह्यूमंस आर कस्टडियंस नॉट ओनर्स, ह्यूमन जो है ना हम किराएदार हैं, कस्टडियंस का मीन किराएदार हैं ना कि मालिक हैं, ऑफ द प्लैनेट, इस ग्रह के। नीड फॉर ए शिफ्ट फ्रॉम ए मटेरियलिस्टिक टू ए होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर हमें एक प्रकार का होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू का मतलब एक प्रकार का शुद्ध तरीके का विश्व को दृष्टिकोण देना होगा। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन मूवमेंट, ये इस चैप्टर का स्टार क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड मतलब आप ग्रीन मूवमेंट के बारे में कितना आपने इस चैप्टर के अंदर सीखा है, अच्छे से रीड करना है इसको। हु इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, एक लुसाका नाम की जगह है जहाँ पे एक जू है और वहां पे एक मिरर लगा हुआ है और उस मिरर के ऊपर साफ लिख रखा है कि इसमें जो भी दिख रहा है वो इस संसार का सबसे खतरनाक जानवर है। कहने का मतलब ह्यूमन को डेंजरस एनिमल बताया है।
व्हाई इज इट कॉल्ड सो, और ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी ऐसी है, हम किस तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर पोल्यूशन फैला रहे हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उनके बारे में पूछा है। हाउ आर दे इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वो हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डिसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल, किस प्रकार से बहुत ज्यादा मछलियों को पालना और डेसिमेशन का मतलब ओवर फिशिंग और डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट, वन की संख्या का कम होना किस प्रकार से हानिकारक है। व्हाट डज मिस्टर एगस्ट वुलार्ड मीन बाय assuming the post of his company chief environmental officer, no generation has free hold on the earth, कि कोई भी पीढ़ी जो है वो फ्री होल्ड, उनका अस्तित्व नहीं है, बिकॉज मैन इज मॉर्टल, all we have is a life with a full repairing lease, हम सभी का जो जीवन है वो एक प्रकार से रिपेयरिंग लीज क्यों बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर, ये एक प्रकार का एडवेंचर का मतलब है एक साहसिक कार्य था, किसके द्वारा, जयंत नार्लिकर के द्वारा। इंट्रोडक्शन टू प्रोफेसर गाइटोंडे, ये जो चैप्टर है इसके अंदर पूरा का पूरा फैंटेसी भरी हुई है, जिसमें ऑथर है वो हिस्ट्री को कनेक्ट करना चाहते हैं, किससे, साइंस के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोफेसर गाइटोंडे, मैन कैरेक्टर, इसके अंदर मैन कैरेक्टर कौन है, एक तो है प्रोफेसर गंगाधर पंत गाइटोंडे, ए हिस्टोरियन। अब प्रोफेसर गाइटोंडे कौन है, गंगाधर पंत गाइटोंडे हैं, वो एक इतिहासकार है, इंटरेस्टेड इन ए हिस्टोरिकल इवेंट, और वो रुचि दिखाते हैं, तो भाई हिस्टोरियन है तो हिस्टोरिकल इवेंट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। द आउटकम ऑफ द बैटल, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत का युद्ध होता है 1761 के अंदर, उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं, बिलीव्स दैट, और उनका ये मानना है, वो ये मानते हैं कि हिस्ट्री कुड हैव टर्न आउट डिफरेंटली, कि यदि जो पानीपत का जो युद्ध जो हुआ था उसका रिजल्ट कुछ अलग होता, ये एक प्रकार का इतिहास में एक नया मोड़ होता यदि इसके रिजल्ट अलग होते। द एक्सीडेंट एंड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक उनका एक्सीडेंट होता है और एक प्रकार का अलग प्रकार का अनुभव जो है वो देखते हैं। गाइटोंडे मीट्स विद ए रोड एक्सीडेंट, गाइटोंडे का एक रोड एक्सीडेंट होता है। आफ्टर द एक्सीडेंट ही फाइंड हिमसेल्फ इन ए पैरेलल वर्ल्ड, और एक्सीडेंट के बाद वो पाते हैं अपने आप को एक पैरेलल वर्ल्ड का मतलब एक अजीब प्रकार के संसार में अपने आप को पाते हैं, इन दिस अल्टरनेट हिस्ट्री, और उनका बदलाव क्या था, हिस्ट्री के अंदर बदलाव आ जाता है। इंडिया हैज नॉट बीन कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, और इंडिया जो है वो कॉलोनाइज नहीं था, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। द मराठाज वोन द बैटल ऑफ पानीपत, देखिए रियलिटी है कि मराठा जो थे वो पानीपत के युद्ध में नहीं जीते थे, लेकिन उनका ये मानना है कि भाई जो बैटल ऑफ पानीपत जो था उसमें जीता कौन था, मराठा जीते थे। एंड एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर, और उन्होंने स्थापित कर लिया था एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एम्पायर, एम्पायर का मतलब शासन जिसको बोल सकते हैं अपन। अल्टरनेट रियलिटी, अब वास्तविकता जो है वो बदलती है। इंडिया इन दिस वर्ल्ड इज इकोनॉमिकली एडवांस्ड, इंडिया जो है इस पूरे संसार के अंदर वो आर्थिक रूप से एडवांस है, फ्री आजाद है, एंड प्रोग्रेसिव, और बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है। नो वेस्टर्न कॉलोनियल रूल, किसी भी प्रकार का औपनिवेशिक शासन नहीं है। येट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, हालांकि फिर भी वह वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक तरीके में वह ग्रोथ कर रहा है। बॉम्बे, पुराना नाम था बॉम्बे, आज इसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। इज क्लीन, अब उनके लिए ये साफ है। डिसिप्लिन, एकदम अनुशासित है। एंड प्रोस्पर्स, और एकदम जिसको रिच बोल सकते हैं, समृद्ध है। सर्च फॉर हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, और वो इस बात के लिए ऐतिहासिक प्रकार का वर्णन जानने के लिए वो सर्च करते हैं। गाइटोंडे इज कंफ्यूज, गाइटोंडे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द चेंज, और वो इस प्रकार के बदलाव को समझना चाहते हैं। फाइंड्स दैट, अब वो पाते हैं हिस्ट्री हैज टेकन अ डिफरेंट पाथ फ्रॉम व्हाट ही रिमेंबर्स, कि हिस्ट्री जो है वो एक अलग तरीके का रास्ता ले सकती थी। व्हाट ही रिमेंबर्स, उनको ये याद है। मीट्स प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे, और वो किससे मिलते हैं, प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे से मिलते हैं। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज ओन वर्ल्ड, और उसके बाद वह अपने जीवन के अंदर जाए, इससे पहले उनकी मुलाकात राजेंद्र देश पांडे से होती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेनोमिनो, फेनोमिनो का मीन राजेंद्र एक्सप्लेन, एक प्रकार से अद्भुत तरीके से वो वर्णन करते हैं। राजेंद्र एक्सप्लेन्स यूजिंग क्वांटम थ्योरी, अब वो क्वांटम थ्योरी को काम में लेते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, और एक प्रकार की कंसेप्ट को अपनाते हैं। पैरेलल यूनिवर्स, एक अद्भुत प्रकार का ब्रह्मांड है, उसके बारे में सेज। अब वो कहते हैं
एवरी डिसीजन और इवेंट क्रिएट्स मल्टीपल पॉसिबल, कि हर प्रकार का जो डिसीजन और जो घटनाएं जो होती हैं वो क्रिएट करती हैं मल्टीपल पॉसिबल, अनेक प्रकार की संभावनाएं, आउटकम्स, परिणाम, पैरेलल वर्ड्स, इस प्रकार के दो प्रकार के जो संसार है उनके अंदर। गाइटोंडे इंटर्ड एट डिफरेंट, लेकिन गाइटोंडे जो है वो डिफरेंट सोचते हैं, रियलिटी ड्यू ए शिफ्ट ड्यूरिंग हिज अनकॉन्शियस स्टेट, और उनको लगता है कि ये वास्तविकता जो है वो कारण है एक प्रकार का बदलाव, ड्यूरिंग किसके दौरान, हिज अनकॉन्शियस स्टेट, जब वो एक प्रकार से जब उनका एक्सीडेंट होता है तो उनका जो माइंड जो होता है वो कॉन्शियस स्टेट से अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द स्टोरी बिगिंस, जब कहानी शुरू होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 70% के एरिया के अंदर ये नहीं आ रहा था हाफ ईयरली एग्जाम में, इस बार कंफर्म इससे पूछा जाएगा। व्हेन द स्टोरी बिगिंस व्हाट इज प्रोफेसर गाइटोंडेज स्टेट ऑफ माइंड, जब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है तो प्रोफेसर गाइटोंडे की मानसिक स्थिति कैसी थी ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन सेम है, हाउ डज गाइटोंडेज माइंड गो टू द पास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से गाइटोंडे का जो माइंड है वो पास्ट में चला जाता है। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, वो एक आजाद मैदान के अंदर लेक्चर देने जा रहे थे, वो वहां जाने से पहले उनका दिमाग जो होता है वो पास्ट में चला जाता है। रीजन क्या था, उनका एक ट्रक एक्सीडेंट होता है। व्हाई डज प्रोफेसर गाइटोंडे गो टू द लाइब्रेरी, प्रोफेसर गाइटोंडे जो थे वो लाइब्रेरी क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक प्रकार का क्या था, एक मिस्ट्री बनी हुई थी। व्हाट डज ही फाइंड इन द बुक्स दैट ही गोज थ्रू, वो वहां पे अपनी खुद की 4 वॉल्यूम पढ़ते हैं और उनके अंदर 3 वॉल्यूम में तो कुछ अलग अलग चीजें थी और चौथे वॉल्यूम के अंदर कुछ अलग प्रकार की चीजें पाते हैं। हु वर द 2 मराठास ब्रदर, और उसके अंदर वो देखते हैं कि 2 मराठा भाई जो थे वो एक्सपेंडेड, जिन्होंने विस्तार किया था, द इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव, ऑफ द मराठास आफ्टर 70-80 एडी, 1780 के बाद। व्हाट वर देयर क्वालिटीज टू अचीव दिस गोल, और उनके अंदर क्या क्वालिटी थी जो उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। व्हाट एक्सपीरियंस डज प्रोफेसर गाइटोंडे हैव इन आजाद मैदान, अब वो आजाद मैदान के अंदर जो प्रेसिडेंशियल चेयर, एक चीफ गेस्ट की जो कुर्सी जो थी वो खाली देखते हैं और वहां पे जाके वो बोलते हैं कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे विलियम शेक्सपियर का कोई भी क्रिएशन है वो विदाउट हेमलेट होता है, उस तरीके से वो कुछ कहते हैं। और उनके ऊपर जब वो जाके माइक पे जब कुछ बोलने का ट्राई करते हैं तो ऑडियंस कहती है कि हमें जरूरत नहीं आपका लेक्चर सुनने की, हमें किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर लोग जो वो जूते टमाटर ये कुछ डालते हैं। सिल्क रोड, ये अपना आज का लास्ट ही चैप्टर है, सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन, इंट्रोडक्शन टू द जर्नी। अब सिल्क रोड जो है वो एक प्रकार का ट्रेवलॉग है, एक प्रकार का क्या है ये, ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग का मीन यात्रा वृत्तांत, इंट्रोडक्शन टू द जर्नी, ट्रेवलॉग बेस्ड ऑन द ऑथर्स जर्नी, ये यात्रा वृत्तांत है वो ऑथर की जर्नी पे आधारित है। टू माउंट कैलाश, अब उनकी जो यात्रा जो है वो माउंट कैलाश इन तिब्बत, तिब्बत के अंदर एक कैलाश पर्वत है वहां की वो यात्रा करते हैं। पर्पज, उनका पर्पज क्या था, टू कंप्लीट द कोरा, कोरा कंप्लीट करना था उनको। कोरा का मीन क्या होता है, पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। ए सेकंड, एक पवित्र तीर्थ यात्रा अराउंड माउंट कैलाश, जो कहाँ की थी, उन्होंने अपनी ये जो कोरा कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जो अपनी यात्रा स्टार्ट की थी वो की थी और से कहां तक, माउंट कैलाश, और से कैलाश पर्वत की इनकी ये यात्रा थी। एक्सप्लोर द हास्ट टेरेन एंड रिमोट लाइफ अलोंग द एंशिएंट सिल्क रोड, और वो एक्सप्लोर करते हैं एक प्रकार की कठिन प्रकार की एक यात्रा और एक प्रकार का एक पुरानी, एंशिएंट का मीन होता है पुरानी, एक सिल्क रोड। इस चैप्टर का नाम भी सिल्क रोड है। रीजन क्या है कि क्योंकि यहाँ पे पहले सिल्क का ट्रेड किया जाता था इस रास्ते से, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, सिल्क को ट्रेड किया जाता था, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी सिल्क रोड है। द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, अब उनकी यात्रा किस तरीके से स्टार्ट होती है, अकम्पेन्ड बाय तिब्बतन गाइड सैटन। अब ये सैटन कौन था, एक टैक्सी ड्राइवर था, एंड ड्राइवर सैटन एंड ड्राइवर डैनियल ट्रेवल्स इन ए 4 व्हील ड्राइव व्हीकल, और वो यात्रा करते हैं एक 4 पहियों की गाड़ी से। और सेज रफ रोड, फेसेज का मतलब सामना करते हैं रफ रोड का, आईसी विंड्स, एक प्रकार से बर्फीली हवा का, एंड हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मीन होता है ऊंचाई, हार्श लैंडस्केप एंड वेदर, और एक प्रकार का हार्श तरीके का लैंडस्केप और वेदर वो फेस करते हैं। जर्नी थ्रू ड्राई बैरन प्लेन, एकदम सूखे और एकदम बंजर प्रकार के मैदानों से वो गुजरते हैं। एंड स्नो
कवर्ड माउंटेन, और बर्फ से ढके हुए पर्वतों से वो जाते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस, अब ऊंचाई पे जाने के बाद ऑक्सीजन हमें कम मिलती है, तो वो ऊंचाई के कारण बीमारी हो जाती है, सिकनेस। एंड हार्श क्लाइमेट मेक ट्रेवल चैलेंजिंग, और एक प्रकार का कठिन प्रकार का जो क्लाइमेट जो था वो बनाता है किसको, ट्रेवल को, चैलेंजिंग का मतलब चुनौती से भरा हुआ। स्पार्स पॉपुलेशन एंड एक्सट्रीम आइसोलेशन ऑफ द रीजन, रीजन का मीन क्षेत्र, और वहां पे एक प्रकार का एक्सट्रीम अत्यधिक आइसोलेशन, अलग थलग प्रकार का वो पॉपुलेशन वगैरह को देखते हैं। नेक्स्ट, स्टॉप एट ए विलेज, और वो एक गांव में रुकते हैं। स्टॉप्स एट ए स्मॉल विलेज, विजिट ए लोकल फैमिली, अब वो एक छोटे से गांव में रुकते हैं और वहां पे विजिट करते हैं लोकल फैमिली के यहाँ। ऑब्जर्व तिब्बतन कस्टम एंड लाइफस्टाइल, और वहां पे वो मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं तिब्बत के रिवाजों को और उनकी लाइफस्टाइल को। सिंपल येट स्पिरिचुअल, वो सिंपल तो है ही है, साथ में स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक भी है। वार्म हॉस्पिटलिटी डिस्पाइट पॉवर्टी एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, एक प्रकार से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जाता है, डिस्पाइट के बावजूद, गरीब है लेकिन फिर भी मेहमान नवाजी अच्छी कर रहे थे। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, और उनके पास सीमित प्रकार के संसाधन थे, फिर भी लोगों का वो वेलकम अच्छे तरीके से कर रहे थे। निक्स इलनेस, अब निक मिडल्टन है, वो बीमार हो जाते हैं। निक सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस, अब ऊंचाई की बीमारी हो जाती है। ऊंचाई की बीमारी का मतलब जब हम ऊंचाई में जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल जो होता है वो हम कम देखते हैं, तो सांस में दिक्कत हो सकती है। सैटर्न इंश्योर ही रिसीव्स रेस्ट एंड मेडिकल अटेंशन, अब सैटर्न है वो ये इंश्योर करता है कि वह रिसीव करेगा आराम और मेडिकल अटेंशन, और उसको चिकित्सक के तरीके से देख रेख भी उनको मिलेगी। शोज द केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल पीपल, और वो वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से केयर और जिम्मेदारी, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल पीपल दिखाते हैं। अराइवल एट माउंट कैलाश, और एट द एंड वो माउंट कैलाश पहुंच जाते हैं। रिचेज दार्जिन, अब वो दार्जिन एक जगह है, वहां पे वो पहुंचते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कैलाश कोरा, और ये स्टार्टिंग पॉइंट था, एक कैलाश की जो तीर्थ यात्रा की जाती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट दार्जिन था। मीट्स ए डिवोट पिलग्रिम, और वहां पे डिवोट का मतलब जो भक्तगण जो थे, उनकी जो पिलग्रिम जो थी, तीर्थ यात्री जो थे। ए 70-year-old वुमेन वॉकिंग द कोरा विद डिटर्मिनेशन, अब वो वहां पे देखते हैं कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत है, वो भी चल रही थी एकदम दृढ़ निश्चय के साथ अपने कोरा को कंप्लीट करने में। इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकल्स, और इस प्रकार की जो दृश्य जो था वो प्रेरित करता था स्पिरिचुअल तरीके से, एक प्रकार की शक्ति आ जाती है लोकल्स के लोगों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द ऑथर सी एज ही पास्ड अलोंग द नोमैड्स डार्क टेंट, जब वो बंजारों के तंबुओं से जब वो गुजरते हैं तो ऑथर क्या देखता है। हाउ वाज द टाउन ऑफ होर दैट ऑथर फाउंड, ऑथर को ये होर नाम की जो जगह जो थी वहां का जो कस्बा जो था वो कैसा नजर आता है। हाउ डिड द डार्चिन मेडिकल कॉलेज अपीयर, ये डार्चिन मेडिकल कॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये एकदम जैसे जिसको मोनेस्ट्री बोलते हैं ना, MONASTRY, जिसको मठ बोलते हैं, आश्रम बोलते हैं, उसकी तरह ये बना हुआ था। डिस्क्राइब द ऑथर निक मिडल्टन जर्नी फ्रॉम राउ टू होर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी की पूरी जर्नी के बारे में आपको इसमें बताना है। जस्टिफाई द टाइटल सिल्क रोड इन 150 वर्ड्स, इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड क्यों रखा गया है, इसको आप अपने 150 वर्ड्स के अंदर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें अपन पोएम डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करें। और एक न्यू अनाउंसमेंट ये भी है कि 1 तारीख से क्लास 10th 12th 11th और साथ ही स्पोकन क्लासेज के जो बैच हैं वो हमारे स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जल्द से जल्द विजिट करें हमारी संकल्प कोचिंग क्लासेज। धन्यवाद।